मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं एसके और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके सुपर स्टडी में। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो भारत में पंचायती राज की स्थापना के ऊपर बनाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मोरारजी देसाई का जिक्र हुआ था, तो उसके बारे में आप एक दो बातें जान लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। मोरारजी देसाई जो थे वो जनता दल के थे, ठीक है, और वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उससे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस सरकार के थे। जो मोरारजी देसाई थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पहली बार अपना त्यागपत्र दिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, हमने काफ़ी मेहनत से वीडियो को बनाया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट करिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। उत्तर प्रदेश का नामकरण कई बार हुआ है, ठीक है, कोई एक बार इसका नामकरण नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया, ठीक है। उससे पहले कुछ और था, वो जब मैं आपको यूपी की जीके पढ़ाऊंगी तो इसके नामकरण के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नामकरण कोई एक बार नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1937 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत था, ठीक है। और 1950 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, ठीक है। तो अच्छा, देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश का पंचायती राज पढ़ा रहे हैं तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज मंत्री हैं वो कौन हैं। तो उनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे नोट ज़रूर कीजिए, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री कौन हैं? श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने फैक्ट्स जो कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज से संबंधित है। तो पहला हमारा फैक्ट है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, ठीक है। ये संयुक्त प्रांत यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि उस दौरान जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत था, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित करके वर्ष 1949, यहाँ पे आप नोट करिएगा, 15 अगस्त 1949, ठीक है। 15 अगस्त 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया और 15 अगस्त 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई, ठीक है। ग्राम सभाओं की स्थापना की गई। हमारा अगला फैक्ट है, बलवंत राय मेहता। देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें समितियों के बारे में बताया था। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1956 में हुई थी, मतलब इस समिति का जो गठन है वो 1956 में हुआ था। और 1957 में इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी थी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण का मतलब शायद आप जानते हो और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। तो मतलब बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बंटवारा है शक्तियों को लेकर। तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश अक्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम
1961 में क्रियान्वित किया गया। ठीक है, मतलब ये जो अधिनियम था उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में प्रभावी हुआ। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम कौन सी सन में क्रियान्वित हुआ, तो वो हुआ 1961 में। ठीक है, और जो सिफारिश थी वो किसके बेस पे हुआ था, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के बेस पे। ठीक है, तो हमारा अब अगला फैक्ट है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन था वो 1992 को हुआ था। ठीक है, और ये जो है संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था और इसमें जो टोटल अनुच्छेद थे 243 से लेके 243 ओ तक टोटल 16 अनुच्छेद थे। ठीक है, टोटल 16 अनुच्छेद थे और ये जितने भी 16 के 16 अनुच्छेद हैं इन्हें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, फिर है हमारा अगला फैक्ट 73वें संविधान संशोधन में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन मतलब जो हुआ था विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हो गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हो गया था। ठीक है, अब हमारा अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको जवाब देना है 23 अप्रैल 1994। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई। ठीक है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का जो चुनाव है वो 1995 से शुरू किया गया। ठीक है, मतलब जैसे ही इसकी स्थापना हुई राज्य निर्वाचन आयोग की तो तकरीबन उसके अगले साल 1995 से जो चुनाव थे वो आरंभ हुए। ठीक है, फिर हमारा अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जो कि किसकी सिफारिश के बेस पे है, बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था पंचायतों का वो त्रिस्तरीय था। उसमें क्या था त्रिस्तरीय में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बाकी जो दो हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात आप याद रखिएगा, साथ में नोट करते चलिए। ठीक है, फिर हमारा अगला फैक्ट है ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे प्रभावी जो संस्था है वो ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अधिकतर जो कार्य है वो ग्राम सभा ही देखती है। जैसे जो वित्त आयोग की तरफ से जो आर्थिकीकरण है, मतलब जो पैसा बढ़ता है उसका जो कार्य है वो ग्राम सभा पर ही है। ठीक है, पैसे वगैरह का जो बंटवारा है वो किस प्रकार उसका यूज़ किया जाएगा वो जिम्मेदारी ग्राम सभा की ही है। ठीक है, अब है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको सरपंच या फिर ग्राम प्रधान बोलते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत की स्थापना साधारणतः अगर वहाँ की जनसंख्या 1000 है तो की जाती है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी है कि अगर जनसंख्या 1000 की है तो प्रधान के सहयोग के लिए जो सदस्यों की संख्या होती है वो 9 होती है। ठीक है, अगर आबादी 1000 की है तो 9 होगी, मतलब प्रधान के सहयोग के लिए जो सदस्य हैं उनकी संख्या 9 होगी। और अगर जनसंख्या 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम है
तो जो सहयोग के लिए जो सदस्य हैं, ये आप नोट करते चलिए, सहयोग के लिए जो सदस्य हैं उनकी संख्या 11 होगी, ठीक है। और अगर जनसंख्या 2000 से अधिक और 3000 से कम है तो जो संख्या है सहयोग की वो 13 होगी, ठीक है। और अगर जनसंख्या 3000 से अधिक है तो सहयोग हेतु सदस्यों की संख्या 15 होगी, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो काफ़ी मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं। तो हमारा अगला जो फैक्ट है वो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32, ठीक है। धारा 32 के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किस धारा के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो वो करता है धारा 32 का, ठीक है। या फिर यहाँ पे ए भी आ सकता है, क की जगह ए भी आ सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। तो अगला हमारा फैक्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994, ठीक है, सन 1994 में किया गया, ठीक है। जो अधिनियम था वो तो 1947 में पारित हो गया था, पर राज्य वित्त आयोग का जो गठन है प्रथम बार वो सन 1994 में किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में जो राज्य वित्त आयोग है वो 5वां है और इस 5वें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आनंद मिश्र, ठीक है। और जो राज्य वित्त आयोग के मंत्री हैं वो हैं राजेश अग्रवाल, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि राजेश अग्रवाल जी कौन है और आनंद मिश्र जी कौन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो तो हैं आनंद मिश्र, ठीक है। वो तो कौन है? आनंद मिश्र। और जो मंत्री हैं वो हैं राजेश अग्रवाल, ठीक है। और जो वित्त आयोग है वो कौन सा है? 5वां, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला फैक्ट है पंचायतों में सामान्य मतदाता बनने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, ठीक है। जो पंचायतों में सामान्य मतदाता, ठीक है, मतलब जो वोट डालते हैं उनको मतदाता बोलते हैं, मतलब वोटर, उनको वोटर भी बोलते हैं, ठीक है। मतदाता को इंग्लिश में वोटर भी बोलते हैं। तो मतदाता बनने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व सदस्य या फिर प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, ठीक है। अगर आप आप जानते हैं कि जो वोट डालने का अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु में मिल जाता है, ठीक है। और सदस्य व प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा अगला फैक्ट है ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास मतलब मंथ या फिर माह इसको बोलते हैं, महीना भी बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक मंथ में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है। और 2 लगातार बैठक, ठीक है, अगर 2 बैठकें लगातार होती हैं तो उनके बीच जो अंतर है वो 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बैठक है वो महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ठीक है। और जो अंतर है 2 बैठकों के बीच का जो अंतर है वो 2 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा अगला फैक्ट है किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। जैसे चुनाव संपन्न होते हैं, जब प्रधान जब बन जाते हैं तो उसके बाद जब गठन किया जाता है ग्राम पंचायत का, तो जो उसकी बैठक है वो 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत का गठन होता है
तो उस गठन के 30 दिन के भीतर बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आप लिमिट याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 30 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर हमारा अगला फैक्ट है ग्राम पंचायत का सचिव। ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी VDO मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में भी याद कीजिए और शॉर्ट फॉर्म भी आपको इसकी याद होनी चाहिए। ठीक है, VDO ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, वह एक VDO के अधीन मतलब एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अधीन 5 ग्राम आते हैं। ठीक है, मतलब जो VDO होता है, जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसकी देखरेख में 5 गांव आते हैं। ठीक है, 5 गांव के जो ग्राम पंचायत हैं उनका कार्यभार वो संभालता है। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो आप लिख देंगे ग्राम विकास अधिकारी, या फिर वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर वो शॉर्ट फॉर्म ये पूछ सकते हैं कि VDO की शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और एक VDO के अधीन जो गांव होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है प्रत्येक ग्राम सभा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत की एक संस्था है। ठीक है, जो उसका कार्यभार संभालती है। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष 2 बैठकें होती हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उसकी तो प्रत्येक महीने में 1 बैठक होनी चाहिए और 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पर जब बात ग्राम सभा की आती है तो प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष में हर साल सामान्यतः 2 बैठकें उसकी होनी चाहिए। ठीक है, और वो बैठकें कब होनी चाहिए? एक खरीफ की, देखिए आप जानते हैं जो फसल है वो 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, जायद और रबी। ठीक है, तो जो एक बैठक है वो कब होनी चाहिए? खरीफ की फसल के बाद, मतलब जैसे ही खरीफ की फसल कटेगी तुरंत बैठक होनी अनिवार्य है, और दूसरी बैठक होगी जब रबी की फसल कट जाएगी। ठीक है, रबी की फसल कटने के बाद दूसरी बैठक होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सीधा आप इसको याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं कि जो ग्राम सभा की प्रतिवर्ष बैठक है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब सामान्य रूप से कितनी होनी चाहिए, तो प्रतिवर्ष 2 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है, और वो टाइम पूछ लेते हैं कि जो 2 बैठकें हैं वो कब कब होनी चाहिए, तो जो एक बैठक है मतलब जो पहली बैठक है वो होनी चाहिए खरीफ की फसल के बाद और दूसरी रबी की फसल के बाद। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा जो फसल हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, जायद और रबी। ठीक है, तो हमारा अगला फैक्ट है प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने जो वीडियो है वो काफ़ी मेहनत से बनाई है और ये वीडियो और इससे पहले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, और हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, वैसे भी लिखने से थोड़ा ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख व सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जो सदस्य हैं आपने सुना होगा कि BDC के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, ये वही सदस्य हैं। BDC मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब खंड विकास परिषद। ठीक है, BDC की जो फुल फॉर्म है वो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब खंड विकास परिषद। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या है कि जो सदस्यों का चुनाव है, मतलब ये जो BDC के सदस्य हैं इन्हें तो आम पब्लिक वोट डालती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदस्यों का चुनाव, ठीक
ठीक है, जो सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको जो आम जनता है वो वोट डालती हैं। ठीक है, इनके जो सदस्य होते हैं और इन्हीं को बीडीसी कहा जाता है। ठीक है, बीडीसी के सदस्य कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ये जो सदस्य होते हैं इन्हीं सदस्यों में से जो प्रमुख हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख चुने जाते हैं। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति इन्हें वोट नहीं डालता है, जिस पर जैसे गांव का प्रधान हुआ या कोई भी और व्यक्ति हुआ वो इन्हें वोट नहीं डालता है, क्योंकि जो प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और ये जो सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ये जो सदस्य होते हैं इन्हीं में से ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कीजिए और ध्यान रखिए। ठीक है, फिर हमारा अगला फैक्ट है अक्षेत्र पंचायत का सचिव। ठीक है, अक्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, खंड विकास अधिकारी मतलब BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसको आप पूरा याद रखिए कि खंड विकास अधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BDO। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि खंड विकास अधिकारी किस पंचायत का सचिव है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि खंड विकास जो अधिकारी है वो किस पंचायत का सचिव है, क्षेत्र पंचायत का। ठीक है, फिर अगला फैक्ट है जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। ठीक है, जो जिला पंचायत होती है वो प्रत्येक जिले में गठित होती है। जैसे जो ग्राम पंचायत होती है उसके लिए गठित होने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या है वो 1000 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत का गठन होगा। जब जनसंख्या 1000 होगी, चाहे वो एक गांव को मिलाकर हो चाहे कितने गांव को मिलाकर हो, न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, 1000 होनी चाहिए, तब ग्राम पंचायत का गठन होगा। पर जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। ठीक है, फिर है अगला हमारा फैक्ट है जिला पंचायत में एक अध्यक्ष, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष व सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव का प्रोसेस है वो सेम ही होता है लगभग। ठीक है, तो जिला पंचायत में जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष मतलब जो जिला पंचायत का अध्यक्ष मतलब जिला अधिकारी। ठीक है, DM आप जिसको बोलते हैं, और एक उपाध्यक्ष। ठीक है, और इनके जो सदस्य हैं वो तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जबकि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा अगला फैक्ट जिला पंचायत का सचिव। ठीक है, जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है, जिले का मुख्य विकास अधिकारी या फिर जिसको पंचायती राज अधिकारी भी बोलते हैं वो होता है। ठीक है, ये यहाँ मतलब जिला अधिकारी नहीं है, जिला अधिकारी जो होता है वो अध्यक्ष होता है, और जो सचिव है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जिला पंचायत का जो सचिव है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिसको पंचायती राज अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिकारी क्या होता है, जिला पंचायत का सचिव। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है जिला व क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कितनी समितियों का गठन किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 6 समितियाँ। ठीक है, और उन समितियों के नाम क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पहली समिति है वो है प्रशासनिक। ठीक है, याद कीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। जो पहली समिति है वो है प्रशासनिक। ठीक है, दूसरी है नियोजन व विकास। ठीक है, तीसरी समिति है शिक्षा, 4th समिति है
निर्माण कार्य, ठीक है। और 5वीं समिति है स्वास्थ्य व कल्याण, ठीक है। और जो लास्ट की समिति है वो है जल प्रबंध, ठीक है। इन्हीं के द्वारा मतलब कार्य किया जाता है, मतलब सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो फिर हमारा अगला फैक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो हर एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम में उससे बाहर आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी में से एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, ठीक है, और भरोसा बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। हमारा अगला फैक्ट है, देखिए ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, जिसकी सूचना, ठीक है, और इस बैठक की सूचना 15 दिन पहले देनी अनिवार्य होती है, ठीक है। मतलब उस ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य होंगे उन सबको इस बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व, ठीक है, संख्या याद रखिएगा, 15 दिन पूर्व देना अनिवार्य है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ही प्रधान को हटाया जाता है, ठीक है। अगर जो बहुमत होगा ग्राम सभा और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होगा, तभी आप ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा अगला फैक्ट है इसी से जो संबंधित है, यदि बैठक में अपेक्षित बहुमत, अपेक्षित बहुमत का दूसरा नाम गणपूर्ति भी है, ठीक है, गणपूर्ति, अपेक्षित बहुमत को मतलब जो अपेक्षित बहुमत है इसका दूसरा नाम गणपूर्ति भी है। और इसका मतलब होता है कि इतने सदस्य होने चाहिए, ठीक है, मतलब इतना बहुमत होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि बैठक में अपेक्षित बहुमत ना हो तो प्रधान को हटाने के लिए प्रस्ताव भी वो पारित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब सदस्य आते ही नहीं हैं तो प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाता है, ठीक है। और उस प्रधान को हटाने के लिए जो दूसरा प्रस्ताव है, ठीक है, जब वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि उस प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव उस बैठक से, ठीक है, जो अभी बैठक हुई है उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, जो डिफरेंस है 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, ठीक है। मतलब जो दूसरा प्रस्ताव है वो 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है, उसके बाद ही लाया जा सकता है, ठीक है। जो अंतर है वो 1 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, पहले प्रस्ताव और दूसरे प्रस्ताव में। पर वो तब होना चाहिए जब पहले प्रस्ताव में बहुमत पारित ना हुआ हो, ठीक है। फिर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो लास्ट का हमारा फैक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संविधान की 11 अनुसूची, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है, मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो तो 8 थी, ठीक है, और मतलब आधुनिक मतलब आज के टाइम में जो अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या है 12, ठीक है। उनमें से जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो 29 विषय हैं, ठीक है, 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों मतलब 29 विषयों में से 16, ठीक है, 16 विषयों के जो कार्य हैं वो उत्तर प्रदेश में पंचायत को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें जो वर्णित 29 विषय हैं उनमें से कितने विषय उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, तो जवाब होगा आपका 16, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी जानकारी आपको दी हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। तो
हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।